तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो आई होप आप लोग पिछले वीडियो को हमारे देख लिए होंगे। हम लोगों ने भौतिक विज्ञान के क्लास 12 अंशाल पेपर के चौथे अर्थात 5वें सेट को हल कर रहे थे। तो चलिए हम लोग 5वें सेट को देखते हैं। तो हम लोगों ने 5वें सेट को हल किया था। तो 5वें सेट को हल कर रहे थे तो देखिए हम लोगों ने खंड 100 क्या किए थे, समाप्त कर लिए थे। देखिए खंड सेट 5 2024 346 FW देख रहे थे। तो हम लोगों ने पहली वीडियो में यहाँ तक क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। यहाँ से हम लोग को खंड 10 से क्या करना था, सॉल्व करना था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इस वीडियो को। ठीक है। तो क्वेश्चन 4 का क है, आवेश Q को R तथा R कैपिटल R जो है बड़ा है, कैपिटल R बड़ा है स्मॉल r से, तो त्रिज्याओं के दो सकेंद्री खोखले गोले पर इस प्रकार वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर, उनके आवेश पृष्ठ घनत्व जो है, ठीक है, जो आवेश पृष्ठ घनत्व है आपस में क्या है, बराबर है। उनके उभयनिष्ठ के क्या है, उभयनिष्ठ केंद्र के नहीं है, यहाँ पे देखिए केंद्र दिया है, केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी, भी हमें वैद्युत विभव भी ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन 4 का यानी खंड 2 का चौथा है, इसमें कहा है खोखले गोले क्या है, सकेंद्री खोखले गोले हैं। ठीक है। तो हम लोग मान लिए हैं क्या, एक खोखला गोला क्या है, R दूरी का, और इसका केंद्र का है O है, और प्लस Q1, और बड़ा वाला क्या है, सकेंद्री वृत्त है, यानी सकेंद्री यानी दो वृत्त, तो Q1 या Q2। ठीक है। आवेश हमने दिया है, समान आवेश दे दिए हैं। ठीक है, समान आवेश है। ठीक है, कुल आवेश का है, वितरित है। ठीक है, इस पर आवेश वितरित है। और एक स्मॉल r है, एक क्या है, कैपिटल R है। तो देखिए R है, बड़ा R यानी बड़ा R ये है, और छोटा r यह है। ठीक है। और पूरा आवेश Q यानी Q1 और Q2 क्या है, दोनों मिलाकर क्या है, बड़ा Q आवेश है। ठीक है। तो चूंकि Q बराबर हो जाएगा क्या, Q1 प्लस Q2, तो समीकरण 1 मान लेते हैं। चूंकि इस पर आवेश का है, इसमें जो आवेश है क्या है, संपूर्ण रूप से क्या है, इस पर वितरित है यानी फैला हुआ है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व चूंकि जानते हैं हम लोग क्या होता है, सिग्मा बराबर Q/A होता है, यानी पृष्ठ आवेश यानी क्षेत्रफल पर क्या है, वितरित कुल आवेश को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर Q/A। तो इसको हम क्या 1 मान लेते हैं 1 के लिए। ठीक है। तो सिग्मा 1 बराबर Q1 और A1, तो इसको A1 माने तो इसको A1। ठीक है। तो Q1 और क्या है, क्षेत्रफल 4πr², तो 4πr² हो गया। और Q2, तो चूंकि Q2 मान लेते Q2 और Q2 यानी Q2 क्या है, सिग्मा Q2 सिग्मा Q2 बटे A2, और बराबर हो जाएगा हमारा Q2 और क्षेत्रफल 4πr² बड़ा के लिए, बड़े के लिए, और एक छोटा के लिए, स्मॉल छोटे के लिए, और बड़ा बड़े के लिए। ठीक है। तो प्रश्नानुसार के पृष्ठ घनत्व तो क्या है, बराबर है। इसमें बोला गया है पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो इधर बराबर कर लिया जाए। ठीक है। फिर देखिए यहाँ से 4π कट जाएगा, तो Q1 बटे R² और Q2 बटे कैपिटल R²। तो इधर हम क्या करेंगे, Q1 का मान निकालेंगे, तो यह क्या है, R छोटा r क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, छोटा r हमारा इधर गुणे में चला जाएगा। ठीक है। तो Q1 का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसको हम रख देंगे, जहाँ पे Q1 बराबर क्या लिखे थे, यहाँ पे Q1 बराबर Q1 प्लस Q2 जो समीकरण 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, मानों को रख देंगे। तो देखिए Q बराबर R², देखिए Q1 का मान R² और Q2। ठीक है, प्लस Q2। ठीक है, जो Q2 इसके में क्या है, देखिए हम क्या करेंगे, Q बराबर, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा R² प्लस R², और नीचे R² कैपिटल R। ठीक है। तो Q1 और R, देखिए Q1 और R इसको क्या करेंगे, इस तरह गुणा कर लेंगे। ठीक है। जब Q2 को मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर गुणा कर लेंगे,
तो Q2 का मान निकालने के क्या करेंगे, जब इधर जो दोनों बराबर हो जाएगा तो Q2 को जब इधर लाया जाएगा तो क्या करेगा, भाग में चला जाता है, इधर का जो संख्या का है भाग चला जाएगा। ये तो सिंपली क्या है, कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन Q2 बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, Q संपूर्ण Q और R बड़ा R और नीचे स्मॉल r स्क्वायर और प्लस कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारा। अब Q2 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो Q2 का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 हमारा देखिए, हमारा यहाँ पे समीकरण 2, देखिए हमारा समीकरण 2 यहाँ है। तो इसमें हम Q2 का मान क्या करेंगे, रख देंगे। तो Q2 का मान हमारा देखिए यहाँ पे QR स्क्वायर और स्मॉल r स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। तो इसका मान हम यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे। तो हम मान रख देंगे और इसको क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए R स्क्वायर से कट जाएगा। Q1 बराबर R स्क्वायर Q और R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या करना था, उसमें क्या किया था, क्वेश्चन में दिया था हमारा उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करनी थी। तो उभयनिष्ठ माना हमने, उभयनिष्ठ विभव का है V है। तो V बराबर V1 प्लस V2। तो क्या हो जाएगा, तो परिणामी विभव हमारा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। चूँकि V बराबर हमारा होता है KQ, यानी K यही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR होता है हमारा फार्मूला। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। ठीक है, ये हमारा V का होता है। ठीक है, वैद्युत विभव वाला हमारा जो है, हम लोग जब ज्ञात करते हैं उसके लिए है, R दूरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो फार्मूला यहाँ पे लागू करेंगे। तो Q1R और यहाँ से बड़ा R के लिए। ठीक है, Q2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन को बाहर कर लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे Q1 और Q2 को क्या करेंगे, मान यहाँ पे रख देंगे। तो Q1 और Q2 को मान रख देंगे। तो देखिए R स्क्वायर Q और R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 1/R, ये 1/R हो जाएगा। Q1 का मान यहाँ रख दिए अब प्लस Q2 का मान और 1/R। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद देखिए R से R इसमें कट जाएगा और स्मॉल r एक एक कट जाएगा। तो QR/R स्क्वायर प्लस Q इंटू R और R प्लस R स्क्वायर। तो क्या है, इसमें यहाँ पे हर हमारा बराबर है। तो हर बराबर है तो क्या करेंगे, ऊपर को क्या करेंगे, संख्या को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे V बराबर Q इंटू R प्लस R और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अर्थात ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, इन तरंगों के 2 अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, ये हमारे तरंगे क्या होते हैं, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुम्बकीय क्षेत्र क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जो तरंग संचरण की दिशा होती है वो भी क्या होती है, इन दोनों की क्या होती है, लंबवत होती है। इन्हें क्या कहते हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। और इन तरंगों के 2 अभिलक्षणों को, तो चलिए हम लोग इसका करते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए इसका लिखित रूप भी देख लीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। ये हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड है कि ये त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं, या इसे हम दोलन गति द्वारा भी क्या इसे उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो उत्पन्न तरंगे होती हैं, इसमें चुम्बकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे का होते हैं, लंबवत होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और तरंग संचरण, तो तरंग संचरण की जो दिशा होती है हमारी, इस प्रकार तरंग संचरण की दिशा जो क्या करते हैं, जो हमारा जब एक चित्र बनाते हैं तो इस प्रकार हमारे जाते हैं तरंग, और इस प्रकार हमारा बनता है। ठीक है, तो जब इस प्रकार हमारा बनता है तो ये हमारा क्या है, ई वाला है, ये हमारा बी वाला है, बी नीचे होता है। ये हमारा क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा होती है, ये हमारा तरंग संचरण की दिशा होती है। ठीक है, ऊपर हमारा वैद्युत क्षेत्र और नीचे चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, हमने बताया हुआ है इस चित्र के माध्यम से, पहला या दूसरा सेट में हमने बताया है। ठीक है, के भी क्या होते हैं, ये तरंग संचरण के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार हमारा, अब इनके गुण देख लेते हैं। तो इनके गुण तो बहुत हैं, तो अब यहाँ पे 2 कहा है तो 2 देख लीजिए। ये तरंगे त्वरित आवेश या दोलनीय आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनके बहुत गुण है, 8-10 गुण है। ठीक है, अगर आप कमेंट करिएगा तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, आपको एक अलग से हम क्या करेंगे, दे देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए कह रहा है, बायो-सेवर्ट के नियम क्या है, इसकी सहायता से एक वामावर्त धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का क्या करना है, गणना करना है। तो चलिए हम लोग इसका गणना कर लेते हैं।
तो बायोट का नियम क्या है, अपने शब्दों में लिख सकते हैं या इतने को भी दर्शा सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आप लोग देखिए, यहाँ से यहाँ तक भी दर्शा सकते हैं। ये देखिए कि डी बी अनुकरणपति आई और डी एल के जो लंबाई होती है, ठीक है, और डी एल के, ठीक है। देखिए चित्र अगर चाहते हैं तो चित्र देखिए, यहाँ से इस तरह चित्र हमारा होता है और आर दूरी पे, ठीक है। ये पी है, यहाँ पे हमारे क्या होता है, डी बी क्षेत्र ज्ञात करना होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना रहता है, थीटा कोण होता है, ठीक है। एल लंबाई का होता है और ये हमारा डी एल, यहाँ पे डी एल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, चित्र भी बना सकते हैं। यहाँ से आई धारा हमारा इसमें प्रवाहित होता है, ठीक है। और ए और बी मान लीजिए, कोई भी आप मान सकते हैं। इस प्रकार हमारा, ठीक है, इस प्रकार हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा अल्पांश डी एल होता है। तो डी बी हमारा अनुपाती होता है आई के, और डी एल अल्पांश क्षेत्र के लिए। तो हम लिख देंगे, जब किसी डी एल लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें आर दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए डी बी जो अल्पांश डी एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इन सभी से ज्ञात करते हैं, ठीक है। आर दूरी पर क्या करते हैं, आर दूरी से पी बिंदु पर ज्ञात करते हैं। तो हमारा क्या, आई के अनुक्रमानुपाती और डी एल के अनुक्रमानुपाती और आर स्क्वायर यानी व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग का होता है। तो इन चारों समीकरणों का करते हैं, जब हम संयुक्त करते हैं यानी जोड़ते हैं, तो हमारा यहाँ पे बायोट का क्या नियम प्राप्त है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमारा के या नियतांक, या जब हम लोग जानते हैं अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो के नियतांक लगता है, के बराबर म्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसका मान क्या होता है, 10⁻⁻7 होता है इसका मान, ठीक है। इसका मान होता है म्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। यही हमारा बायोट का नियम है। और सिम का है, अक्ष पे क्या करना है, धारावाही लूप के कारण उसी अक्ष पे का ना चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लूप है, धारा लूप है, ठीक है। ये हमारा धारा लूप है। तो माना एक वामावर्त धारावाही लूप ए बी है जिसके अक्ष पर अल्पांश डी एल, जिसके अक्ष पे अल्पांश डी एल हमारा है, अल्पांश क्षेत्र के डी एल, ठीक है। अक्ष पर अल्पांश डी एल के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बायोट के नियम से देखिए, जो बायोट हम लोग का किए हैं नियम से, तो हमारा जो बायोट का जो देखिए यहाँ पे नियम है, तो डी बी म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर, टू साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, 90 अंश। तो 90 अंश रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डी बी म्यू नॉट आइडियल आर स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना होने पर हम क्या करेंगे, अब संपूर्ण के लिए इतना के लिए तो हो गया, अल्पांश के लिए हो गया। और अल्पांश को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो संपूर्ण के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने के बाद डी बी, तो डी बी समाकलन किस तरह किया जाता है, आगे कुछ नहीं है तो पिछवाला समाकलन कर लिया जाता है, यानी सब पिछवाला लिख लिया जाता है। तो बी बराबर म्यू नॉट आई, हमारा का कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट 4 पाई आई आर स्क्वायर। तो डी एल हमारा क्या है, डी एल हमारा वृत्त की परिधि होती है, जो हमारा लूप है तो वृत्त की परिधि का आकार है। तो वृत्त की परिधि, जो वृत्त की परिधि है, ये हमारा वृत्त की परिधि हो गया लूप। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, कटम कटाई कर देंगे। कटम कटाई करने के बाद हमारा म्यू नॉट आई 2 आर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यदि एन फेरे हों तो बी बराबर एन म्यू नॉट आई 2 आर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या है, धारा लूप के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, बहुत इजीली है, ठीक है। और 3 नंबर इस तरह आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे घ नंबर है, यहाँ पे देखिए दिया है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या है, म्यू है। तो म्यू के बीच ग्राफ प्रदर्शित है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ग्राफ प्रदर्शित है। ये हमारा ई के है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। यहाँ पे हमारा भी है, जो हमारा आवृत्ति है, आवृत्ति हमारा दिया है म्यू आवृत्ति। और यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा ढाल दिया है। तो ढाल है हमारा फाई बराबर सी, या ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। एम बराबर एच हमारा क्या है, ढाल है, ठीक है, एच मान सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसको मान को ज्ञात करते हैं। तो चलिए मान को ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या ज्ञात करना है, देहली आवृत्ति। पहला देहली आवृत्ति, दूसरा कार्यफलन, तीसरा प्लांक नियतांक।
तो हमारा देहली आवृत्ति किस तरह ज्ञात कर लेंगे। देखिए हमारा देहली आवृत्ति हमारा इसमें दिया है। देखिए जब ये हमारा चित्र दिया है तो देखिए देहली आवृत्ति हमारा कितना दिया, इधर दिया है। तो हम क्या करेंगे प्लस वाले वैल्यू यानी प्लस एक्स एच पे, तो हमारा एक्स एच है, ये हमारा वाई एच है। तो एक्स एच पे देखिए कहाँ कटान बिंदु इसका 3 पे, तो 3 × 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आवृत्ति हो जाएगा। और क्या कह रहा है प्लांक कार्यफलन, तो कार्यफलन हमारा देखिए कार्यफलन क्या करेंगे, तो कार्यफलन हमारा देखिए यहाँ पे कार्यफलन हम क्या करेंगे वाई एच पे लेंगे। तो वाई एच पे जब हम ले लेंगे देखिए कार्यफलन यानी ई के कार्यफलन क्या होता है, वह न्यूनतम क्या होती है, न्यूनतम ऊर्जा होती है। ठीक है, जिसके द्वारा कार्यफलन क्या होता है हमारा, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है पृष्ठ से धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वाई एच को ले लेंगे। तो वाई एच पे हमारा क्या है, तो ई के × 10⁻−19 जूल है। तो हम क्या करेंगे इस वाई एच पे मान को ले लेंगे। तो वाई एच पे देखिए हमारा फाइव, देखिए हमारा यहाँ पे क्या है माइनस है, तो -5 और सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए ई के बराबर एच म्यू -5, ये हमारा क्या है ई के एच न्यू -5 जो हमारा कहाँ है कालांतर कोण है। ठीक है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो m बराबर h है, हमारा क्या है ये ढाल है, यह m बराबर h हमारा ढाल है। ठीक है, तो c = -5 यानी कार्यफलन हमारा माइनस हो गया। तो और हमारा ये मान भी देखिए माइनस में दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे वाई एच पर लेने पर हमारा 5 बराबर 2 प्लस × 10⁻−19 जूल हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा कार्यफलन की हमारा निकल जाएगा। ठीक है, और प्लांक नियतांक का हमारा देखिए प्लांक नियतांक चूँकि हम लोग जानते हैं क्या होता है 6.6 × 10⁻34 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा आई, ये हमारा आई और आई नॉट हो गया, साइन ओमेगा टी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और एम्पीयर प्रवाहित होने पर इसके समीप स्थित द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E2 5 पाई है वोल्ट है। तो इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात करना है, यानी m का मान ज्ञात करना है। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक हम जानते हैं m से प्रदर्शित करते हैं, उसी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक देखिए हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, ये हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये हमारा अन्योन्य प्रेरण का क्या है परिभाषा है। ठीक है, ये नहीं अन्योन्य प्रेरण का ये हमारा परिभाषा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से लिखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है जब पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर हो तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ही क्या होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। जब हम क्या करते हैं कुंडली में क्या होता है धारा प्रवाहित किया जाता है, तो एकांक धारा जब कुंडली में धारा प्रवाहित किया तो उसके एकांक क्या होता है, धारा एकांक होने पर क्या होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। ठीक है, इसका हमारा बीमा होता है ml² T पे -2 A पे -2 और इसका मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, हेनरी H से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन देखिए दिया I बराबर 10 साइन और 100 पाई टी। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे डिफरेंशियल कर देंगे, चूँकि हमें m का मान प्राप्त करना है। तो डिफरेंशियल डी आई हमारा डी आई = तो हमारा देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल करने पे 10 एक हमारा कांस्टेंट वैल्यू और साइन का हमारा क्या होता है साइन का डिफरेंशियल कास होता है, डिफरेंशियल कास होता है। तो कास और हमारा जो है यही हमारा कास एक्स, एक बार जो होता है इसका फलन उसका भी हम क्या करते हैं एक बार और डिफरेंशियल करते हैं। तो हमारा ये देखिए 100 पाई और टी। ठीक है, तो हमारा 10 कास 10 कास और 10 और 100 पाई टी और गुणे ये हमारा क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा देखिए हमारा ये कांस्टेंट वैल्यू है 100 पाई, तो 100 पाई बार और टी है जो है टी, तो डी टी के सापेक्ष है, तो टी के सापेक्ष है। ठीक है, ये हमारा डब्लू है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया बाहर निकल जाएगा और टी 1 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा डी आई बटे डी टी बराबर क्या होता है यहाँ पे देखिए हमारा इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, इससे यहाँ नहीं, ये तो इसके साथ क्या है ये हमारा कोण है, तो 100 इसमें तो 1000 पाई और कॉस 100 पाई। तो चूंकि हमारा कॉस का अधिकतम मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉस अधिकतम मान ले लेंगे। ठीक है, चूँकि हमारा E2 का मान यहाँ पे दिया है 5 पाई
यानी 5 पाई वोल्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे E2 और E बराबर M 100 यानी 1000 पाई, क्या करेंगे यहाँ पे di/dt, यहाँ पे हम क्या करेंगे मान यहाँ पे पुट कर देंगे इसके स्थान पे, ठीक है। देखिए di/dt प्राप्त यह मान से, ये हमारा क्या है सूत्र है, ठीक है। ये हमारा सूत्र है, क्या हमारा ये सूत्र से E2 बराबर माइनस M/dt, तो M/dt के स्थान पे मान को रख देंगे और क्या करेंगे, देखिए हमारा ई का मान दिया है तो 5 पाई, ये हमारा मोड इसलिए लगाया है, इस माइनस को ख़त्म करेंगे। तो माइनस हमारा क्या दिखाता है, दिशा को प्रदर्शित करता है, यानी कितना है किधर से है, ठीक है। तो 5 पाई M और 100 पाई कॉस और 100 पाई टी, ठीक है। कॉस का अधिकतम मान 1 होता है तो अधिकतम मान ले लेंगे, ठीक है। और पाई से पाई देखिए यहाँ पे हमारा कट जाएगा, 5 पाई और पाई और 5 M और 100। तो हम जब M का मान करते तो M इधर कर देंगे, इधर अपने साइड, तो इधर साइड करेंगे तो हमारा क्या तो भाग में चला जाता है, तो हमारा भाग करने पे तो हमारा ए आंसर प्राप्त हो जाता है। हमारा आंसर इतना लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं M, ये हमारा 5 है तो 5 दूना 10 कट जाएगा नीचे, देखिए 5 5 दूना 10 तो 1/2, इतना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हेनरी, ठीक है, हेनरी। तो हमारा M का मान 1/200 हो जाएगा, ठीक है, हॉट हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा इस प्रकार हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 5 का क, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु को दर्पण से 3 दूरी, वस्तु से U से 3 सेंटीमीटर दूरी ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी R हमारा ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। R का मान तो हमारा 5 का दिया, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब, चूँकि हम लोग जानते हैं ये हमारा, वैसे हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। ये मत लिखिएगा, बस समझाने के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब का चूँकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस होता है, और आभासी के लिए प्लस होती है। हमारा अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में हमारा क्या होता है, वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। वो भी दर्पण के बाईं ओर बनता है, ठीक है, दाईं ओर हमारा आभासी बनता है, ठीक है। एक स्थिति होता है, आप लोग जानते हैं 6 नंबर स्थिति, ठीक है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं -V/U बराबर, चूँकि हमारा माइनस यहाँ पे हमारा देखिए अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है हमारा तो -4 हो जाएगा, वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ठीक है। तो -4 हो जाएगा, तो -4 और ये माइनस V/U होता है आवर्धन, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो V बराबर 4U। तो लेंस सूत्र से हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, तो 1/f बराबर 1/4U प्लस 1/u, तो 1/f और यहाँ पे हमारा 1 + 4U, इसको सॉल्व करने पे, ठीक है, तो 4U हो जाएगा। तो 1/f और हमारा 5 4U और इक्वल टू हमारा हो जाएगा f को, अब जब f का मान f करेंगे तो हमारा पलट जाता है, तो 4U/5, ये समीकरण 1 मान लेंगे, तो समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में हमारा कह रहा है प्रश्नानुसार, देखिए यहाँ पे कह रहा है वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी ले जाने पर वस्तु को 3 सेंटीमीटर, तो U+3, तो U डैश मान लेंगे, माना U डैश, तो U+3 और लेंस अवतल लेंस हमारा माइनस होता है, तो आवर्धन बराबर M, ये हमारा देखिए आवर्धन बराबर हमारे इसमें क्या दिया है, यहाँ पे आवर्धन हमारा आवर्धन कह रहा है उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है, आवर्धन उसका 3 गुना हो जाता है, देखिए हमारा, तो M-3, ठीक है, आवर्धन, तो आवर्धन M बराबर -3, तो यहाँ पे हमारा -3 हो गया आवर्धन, ठीक है, आवर्धन के लिए। तो हमारा क्योंकि हम जानते हैं -V/U डैश बराबर -3, ठीक है, तो -3 हमारा ये आवर्धन M, देखिए हमारा M, ठीक है, आवर्धन का मान हम रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, V डैश, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इधर जब हम गुणा कर देंगे तो 3U डैश हो जाएगा, तो V डैश बराबर हो जाएगा 3U डैश, ये U हमारा वस्तु है हमारा प्रतिबिंब, तो U डैश का मान हम क्या करेंगे, मान हम रखेंगे, देखिए यहाँ पे U डैश का मान हम क्या करेंगे, ये जो हमारा U डैश है इसका मान हम क्या करेंगे, इसमें रख दीजिए, ठीक है, इसमें रखने पर, ठीक है, आप समीकरण भी मान सकते हैं इसका मान इसमें रखने पे, तो V डैश
बराबर 3 u प्लस देखिए 3 हो जाएगा। तो v डैश का मान हमारा 3u प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे इसके लिए, v डैश के लिए, ठीक है। तो v डैश 1/f बराबर v डैश प्लस 1/u डैश, ठीक है। तो 1/f बराबर देखिए यहाँ पे हम v डैश के स्थान पे हम क्या करेंगे, इसको मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो देखिए ये मान रख देंगे और u डैश हमारा देखिए यहाँ पे u डैश का मान u प्लस 3 है, तो u प्लस 3 रख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से हम समझाएं, कोई भी त्रुटि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें हमारा देखिए, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 प्लस 3 और 3 u प्लस 3। तो हम जब क्या करेंगे, इसका लॉसल लेंगे तो हमारा ये यहाँ से एक बार कटेगा और यहाँ से एक बार कटेगा, ठीक है। तो 3u प्लस 3 बराबर 4/3 u प्लस 3, ठीक है। तो 1/f बराबर 4/3 और ये हमारा आ जाएगा। जब f है पलटेंगे तो इसको भी पलट देंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा नीचे चला आएगा। तो 3/4 u प्लस 3। तो समीकरण 1 जो समीकरण 1 है f बराबर 4u/5 और समीकरण 2a दोनों का करेंगे, देखिए हमारा एक है बराबर है तो तुलना कर दिया जाए। तो दोनों को बराबर करें तो 4u/5 बराबर 3/4 u प्लस 3। तो 16u हो जाएगा। देखिए इसको सोल्व करेंगे, देखिए 4 चौक 4 गुणा 4 16u, यानी हमारा u क्या है, वस्तु है, ठीक है। वस्तु है, पता ही है वस्तु है। तो हमारा ये 5 15, ये देखिए हमारा 15 और इसको क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16u बराबर 15u प्लस 45, 15 45, ठीक है। अब क्या करेंगे, u एक साइड कर लेंगे, इसी तरफ कर लेंगे तो u इक्वल टू 45 हमारा मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस मान को हम क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे, देखिए हम लोग इस स्थान पे रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, f का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 में हम रख देते हैं 3/4 45 प्लस 3, तो 45 3 48, पहले जोड़ लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए। तो 48 क्या कट जाएगा नीचे से, कर रहे हैं ज़्यादा जटिल हो जाएगा, ठीक है। तो मत कीजिए। तो 3 यानी 48 और यहाँ पे देखिए हम यही उसी प्रकार करने जा रहे थे तो हम कहें रहने दीजिए, आप कट रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे कट आसान होगा कटने से। तो यहाँ पर 12 को 48 बढ़ते हैं 36, हमारा f का मान जो हमारा प्राप्त हो जाएगा 36। चूँकि जब ये प्राप्त हो जाएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि r और f में संबंध से, तो r बार का होता है 2f होता है, हम लोग पता ही है संबंध से। हम लोग यहीं पे ये हम क्या करेंगे, r इक्वल टू, चूँकि हमें r ही ज्ञात करना है तो r हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे 36 दूना 72 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख नंबर चित्रानुसार 2 लंबे समांतर तारों ए व बी में क्रमशः 10 एम्पियर, ए व बी में 10 एम्पियर, देखिए ए में 10 एम्पियर तथा बी में 20 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित की जाएंगी। देखिए क्रमशः कह रहा है, ए में 10 और बी में 20। तो इन दोनों तारों के ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे तार, 15 सेंटीमीटर, देखिए 15 सेंटीमीटर लंबे तार सी है, 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा मीटर में, ठीक है। जिसमें 5 एम्पीयर की धारा, इसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन जब अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो 5 एम्पीयर की इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, की जा रही है। तो सी पर कितना बल कार्य करेगा, तो सी पर दोनों ओर से बल लगेगा, एक बार ए का, एक बार बी का, एक बार फिर सी का, कुल नेट क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार हमारा प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमारा 20 सेंटीमीटर इनका दूरी है, तो ये इसका 10 इसका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो अच्छी तरह समझा दिए हमने, तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा ए और बी और सी है, ठीक है। इसका 10 एम्पियर, इसका 5 एम्पियर है, इसका हमारा 20 एम्पियर। ये हमारा क्या है, इसका 15 सेंटीमीटर लंबाई है, हम क्वेश्चन में बताएं। तो हमारा चूँकि सूत्र होता है F/L बराबर μ0/4π I1 I2 और R समांतर का जब हम क्षेत्रफल क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। हमारा पहले सेट में हम हल कराए थे इसको, ठीक है। ये हमेशा आता है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। तो तार ए के कारण सी पर बल, तो तार ए के कारण सी पे बल ज्ञात करेंगे। तो हमारा देखिए दो समांतर है, तो दो का हम इसमें गुणा करना पड़ेगा, यही हमारा 2 है। हम यहाँ समझाने के लिए आप लोग को क्या किए हैं, यहाँ पे लिख दिए 2 समांतर लंबे तार के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे 2 का प्रयोग हो रहा है, नहीं तो आप कन्फ्यूज रहेंगे ये 2 कहाँ से आया है। तो हमारा 10 गुणे -7 इसका मान, ठीक है। और 2 वो हमारे 2 समांतर तार हैं, तो 10 हमारा 10 हो गया, 10 एम्पियर ए के कारण, और 5 एम्पियर 1.5 गुणे 10⁻2 हमारा क्या है, मीटर में बदलने के लिए। तो 10 गुणे 10⁻2 ये हमारा क्या है, आर दूरी है। तो
10 सेंटीमीटर है तो 10 × 10⁻2 सेंटीमीटर में बदलने के लिए, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। तो हम क्या करें, 10⁻7 × 2 × 5 और 1.5, ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया, ठीक है। तो 10⁻7 × 10 × 1.5, तो हम इसको करेंगे, हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। तो F1 का हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, 15 × 10⁻7 न्यूटन। तो ये हमारा पहला F1 ज्ञात हो गया। अब बी के कारण देखिए, यहाँ पे बी के कारण चित्र अनुसार बी के कारण सी पे बल, तो बी के कारण सी पे बल हम F2 मान लेंगे, तो F2 बराबर करेंगे। अब मानो को वहीं पे फिर सेम टू से रख देंगे, 10⁻7 और 2 है समांतर है, और 20 हमारा क्या है, पहला 20 बी है, तो बी इसमें I1 बी हो जाएगा, और B2 और I2 इसमें सी हो जाएगा, ठीक है, इसमें सी हो जाएगा। तब इसमें हमारा 5 एम्पियर। तो देखिए 5 और 20, 1.5 × 10⁻2 और 10 × 10⁻2, ये हमारा क्या है, R है। तो R 10 है, तो हमारा ये मीटर में है, पता ही है। F2 जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 दूना 20 और 2 दूना 4 और 5 चौको 20, ये हमारा दशमलव हट जाएगा, 15 दूना 30, ठीक है। तो 30 × 10⁻7 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब धारावाही C पर कुल नेट यानी नेट कुल बल, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। अब धारावाही C पर कुल बल यानी नेट बल, अर्थात कुल बल हो जाएगा F बराबर F2 - F1। तो हम लोग क्या करना, सी का ज्ञात करना है। तो सी का मान कब ज्ञात करेंगे, जब F1 - F2 करेंगे तब, यानी जिसका अधिक हो, यानी F2 - F1, तभी मान हमारा सी का प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, मान को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो हमारा ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। और इसको आप लोग अच्छी तरह से, अगर आप शुद्ध साइंटिस्ट में करेंगे, शुद्ध भाषा में, तो यहाँ दशमलव लगाना, तो 1.5 × 10⁻6 न्यूटन हो जाएगा। ये हमारा सी पर बल है, ठीक है। तो वायु पे अच्छी तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ में गए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अथवा का इसका ट्रांसफार्मर के परिगणन अनुपात को R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। परिगणन अनुपात को हम क्या किससे प्रदर्शित, R से, ठीक है। तो क्या है, एक अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है, और उच्चयी ट्रांसफार्मर होता है। अपचयी ट्रांसफार्मर और उच्चयी ट्रांसफार्मर, अपचयी नीचे कर देता है विभव को, और उच्चयी ऊपर कर देनी बढ़ा देता है। लाइन की बोल्टता को यदि आप लोग को ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी लेना है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छी तरह से आप लोग को क्या करेंगे, समझा देंगे, ठीक है। वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझा देंगे क्या क्या कार्य है, ठीक है। तो बोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित किया करता है। तो प्राथमिक कुंडली यानी NP 5000 फेरे दिए हैं, और ट्रांसफार्मर का दक्षता यानी N से ईटा से प्रदर्शित करते हैं इसे, देखिए इससे। तो 90% है, तथा निर्गत शक्ति क्या है, 8 किलोवाट है। इसकी गणना कीजिए, तो इसका गणना करना है क्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और निवेशित शक्ति का मान ज्ञात करना है। चलिए तो निवेशित शक्ति का मान हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर की परिगणन अनुपात देखिए, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी N यानी N हमारा क्या है, फेरों की संख्या, S यानी सेकेंड कुंडली, तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N यानी N क्या है, फेरों की संख्या, और P हमारा क्या है, यानी प्राथमिक कुंडली। ये सेकंड कुंडली प्राथमिक कुंडली के अनुपात को परिगणन अनुपात कहते हैं, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं, तो NS/NP बराबर R होता है। ये हमारा फार्मूला हो गया। तो चूंकि हमारा दिया है क्वेश्चन में VP यानी प्राथमिक कुंडली का वोल्ट यानी 2200 वोल्ट, और सेकेंड कुंडली का 220 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। तो NP यानी सेकेंड कुंडली का यानी प्राथमिक कुंडली में N फेरों की संख्या क्या दिया, 5000 दिया है, ठीक है, 5000 फेरे। तो ईटा N दक्षता दिया है 90%। चूँकि निर्गत शक्ति दिया है, इसको हम P इस तरह डैश मान लेते हैं। तो P डैश दिया है 8 किलो वाट घंटा। तो चूँकि 1000 वाट में एक, देखिए किलो वाट है तो 1 किलो में 1000, तो देखिए 8 1000, ठीक है। तो पहला हमारा उसमें क्वेश्चन पूछा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है, तो फार्मूला से VS/VP बराबर NS/NP, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमें क्या करना है, सेकेंड कुंडली का ज्ञात करना है। तो सेकेंड कुंडली के लिए तो सेकेंड NS ये हमारा इधर कर लेंगे, तो हमारा ये फार्मूला निर्मित हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान करेंगे, तो VS का मान 220 और 5000 फेरों की संख्या और 2200 वोल्ट, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। NS देखिए यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे हमारा 22, और 22 से 22 से कट जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 और 5 से गुणा कर देंगे तो 500 फेरे प्राप्त हो जाएंगे। और उसी में निवेशित शक्ति का है दूसरा, तो N
चूँकि N बराबर हो जाएगा P डैश, यानी P हमारा क्या है, उसमें शक्ति है किलोवाट जो दिया है, और IP हमारा धारा है जिसे हम निर्गत धारा कहते हैं। तो निर्गत धारा हो गया, तो 8 गुणे 1000 90% है। इसको क्या करेंगे, भिन्न में कर लेंगे, तो भिन्न में कर लेंगे तो 90/100 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 0 कट जाएगा, और यहाँ पे इसमें हमारा कितना हो जाएगा, जब गुणा करेंगे 80 से 80 हो जाएगा, 80 गुणे 1000 और 9, 1000 हमारा क्या है किलोवाट, कर लेंगे इसको किलोवाट में बदल लेंगे, ठीक है। तो 80/9 किलोवाट हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो एक बार वीडियो को जरूर आप लोग देखिए, जिससे आप लोग के वीडियो या और वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गौ नंबर कह रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, पोलराइड के उपयोग बताइए। तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है और अपवर्तन पर, ये तो हमारा कटा हुआ है, ये नहीं आएगा हमारा 24 में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। जब पोलराइड के उपयोग, ये हमने पहले भी सेट में करा लिया है, तो बता देते हैं। तो चूंकि हमारा ये जो अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते थे, हमारा क्या है अपवर्तन द्वारा हमारा क्या है IP होता है। तो ये हमारा क्या है बूस्टर का जो नियम है उसके द्वारा होता है। तो बूस्टर का नियम हमारा क्या है 2024 में कट गया है, ठीक है। तो हमारा जो हमारा हम लोग के पेपर में आएगा, जो आप लोग के पेपर में जो आएगा, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश वह होती है जिसमें क्या होता है प्रकाश तरंगों के कंपन केवल एक ही दिशा में, यानी एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। एक ही समतल में होता है, वही समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, ठीक है। पोलराइड का उपयोग गाड़ियों के सामने शीशे में प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है जो प्रकाश होते हैं आने वाला प्रकाश ध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में समतल ध्रुवित प्रकाश जो आता है क्या है अध्रुवित में बदल जाता है, ठीक है। हेलमेट के शीशे में और फिल्म बनाने में, ठीक है, ये हमारा हो जाता है। तो आई होप आप लोग की अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध सूत्र EVR के पदों में प्राप्त कीजिए, जहां E और V तथा R क्रमशः सेल का विद्युत वाहक बल प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा वाह प्रतिरोध है। तो हमको EVR के पद में क्या करना है, वाह प्रतिरोध विभवांतर तथा के बीच ज्ञात करना है सूत्र। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो हमारा क्या है, ये हमारा देखिए ये हमारा चित्र है, ठीक है। ये हमारा चित्र है, ये हमारा क्या है प्लस E है विद्युत वाहक बल, ये हमारा R है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। ये हमारा विभवांतर लगा हुआ है। तो माना एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध R तथा टर्मिनल विभवांतर V विद्युत वाहक बल E है EMF, तो सेल के द्वारा किसी परिपथ में t सेकेंड में I वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस सेल के द्वारा Q आवेश को प्रवाहित करने में दी गई वैद्युत ऊर्जा विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q हो जाएगा, ठीक है। W/Q हो जाएगा। तो चूँकि Q बराबर IT होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से आप लोग को समझा, ठीक है। Q बराबर IT हो जाए तो W बराबर EIT, ठीक है। W यानी समीकरण को मान लीजिए यदि वह प्रतिरोध R है और इसके सिरों पर विभवांतर V है, तो वह वैद्युत ऊर्जा ये हमारा, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएगा Q बराबर IT से, तो ये हमारा समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। तो वह वैद्युत ऊर्जा, तो वह को लिए एक्सटर्नल, देखिए एक्सटर्नल, तो W बराबर VIT कैसे आया, चूँकि W बराबर VQ होता है, V बराबर W/Q होता है, तो V बराबर W/Q हो जाएगा। तो V बराबर W/Q होता है, V बराबर W/Q होता है। तो देखिए यहाँ पे W VQ हो जाएगा, ठीक है, VQ हो जाएगा। तो Q बराबर IT होता है, देखिए हमारा तो VIT हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए, एक्सटर्नल है यानी बाहर के लिए, ठीक है। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है स्मॉल r, तो सेल के आंतरिक भाग में व्यय ऊर्जा, तो व्यय ऊर्जा V इंटरनल यानी अंदर का लिए R, तो VI²RT, ये कैसे आया, तो यहाँ पे देख लीजिए W बराबर VQ होता है पता है, तो V बराबर IR, V बराबर I/R होता है ओम के नियम से, तो WIRQ, तो Q बराबर IT होता है, तो Q बराबर IT का जब मान रख देंगे तो I²RT हो जाएगा, ठीक है। I²RT, यहाँ पे देखिए I है T है, V बराबर I/R हो जाएगा, तो I²T हो जाएगा। तो हमारा I²RT हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। तो कुल ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ने पर देखिए बाह्य ऊर्जा प्लस आंतरिक ऊर्जा हो जाएगा, और W बराबर W एक्सटर्नल और इंटरनल, तो क्या करेंगे दोनों क्या करेंगे जोड़ लेंगे। VIT
ई आई टी, देखिए हमारा डब्लू, तो डब्लू बराबर हमारा क्या है ई आई टी, तो ई आई टी बराबर वी आई टी प्लस आई स्क्वायर आर टी। तो हमारा देखिए आई टी और यहाँ पे आई, इसमें से एक आई कट जाएगा, तो ई कैपिटल इन विद्युत वाहक बल ई एम एफ वी आई आर, तो हमारा क्या है वी आई आर बच गया, वी प्लस आई इंटू आर, यहाँ पे हमारा हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग इतना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला हमारा देखिए, तो उतना हो गया, तो भी ये हमारा क्या हुआ था यहाँ पे ई बराबर क्या हुआ था हमारा यहाँ पे भी प्लस आई इंटू आर, इतना हमारा प्राप्त हुआ था। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे इधर कर लीजिए, इस वाले को हम क्या करेंगे इधर कर लीजिए। ठीक है, इधर कर लीजिए, तो भी का मान हमारा ई आई इंटू आर प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 4 इसे मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 4 से देखिए, समीकरण 4 से देख लीजिए, आई इधर कर लीजिए और भी को इधर कर लीजिए। ठीक है, तो ई माइनस भी हो जाएगा। यदि ए हमारा है तो देखिए हमारा भी बराबर ई माइनस आई आर है ना, तो इसको आप लोग का इसको प्लस और कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो आई और आर ई माइनस भी कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तो यहाँ से हम आर का मान ज्ञात कर लेंगे, स्मॉल आर का मान। ठीक है, तो ई माइनस बी बटे आई होएगा। ठीक है, भी यदि वह प्रतिरोध आर है तथा सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर भी है, तो आई बटे भी आर, आई बराबर भी बटे आर होता है। तो समीकरण 5 में रख दीजिए ना, 5 में रख दीजिए, मान प्राप्त हो जाएगा तुरंत है। तो आर बराबर ई माइनस भी, देखिए यहाँ पे मान रख दीजिए, आर बराबर भी बटे आर, नहीं सॉरी, आई का मान हम क्या करेंगे, देखिए हमारा समीकरण 5 में रख दीजिए, आई का मान नीचे रखना है। ठीक है, नीचे रखिए, भी बटे आर हो जाएगा। तो भी बटे आर हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको जब क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए हमारा ए ऊपर चला जाता है, नीचे वाला देखिए इस प्रकार हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो आर और हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो आर इसमें हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो भी ई माइनस भी बटे भी। तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व जब करेंगे ई माइनस बी बटे बी, तो हमारा क्या ये भी इसके नीचे भी आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो आर बराबर आर बटे ई बटे बी माइनस वन, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध का ही हमारा सूत्र है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तार में प्रवाहित धारा आई के लिए तो समीकरण 4 से भी बराबर आई इंटू आर, समीकरण 4 देखिए हमारा यह समीकरण 4 भी बराबर ई माइनस आर, तो हमारा समीकरण 4 है। तो भी बराबर आई इंटू आर रख दीजिए, वहाँ पे भी बराबर बी की जगह आई इंटू आर रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आई इंटू आर रख दीजिए, तो आई इंटू आर ई माइनस आई और आर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई इंटू आर। ठीक है, आई इंटू आर रख दिए हैं, तो देखिए हमारा आई कॉमन ले लीजिए। ठीक है, आई, तो आई हमारा यहाँ हो गया आर और ई माइनस आर। ठीक है, इसमें हमारा आई कॉमन हो गया है, तो ई माइनस आर हो गया है। तो हमारा देखिए ई आर प्लस आर, आर स्मॉल आर इधर कर लीजिए, तो देखिए स्मॉल आर इधर हुआ है, तो ई हो गया। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इनको क्या करेंगे नीचे कर देंगे, तो ये आई बराबर ई बटे आर प्लस आर, ये हमारा क्या हो गया समीकरण आई का धारा का मान हमारा प्राप्त हो गया। अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर स्मॉल आर तथा वह प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार परिपथ में एक समान धारा बहती है। तो क्या बहती है, एक समान धारा बहती है, ये बहुविकल्प में पूछ सकता है। तो आई होप आप लोग अच्छी तरह से ये हमारा निगमन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन अंग है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। चल कुंडली गैलोमीटर की धारा से ग्राह्यता से आप क्या समझते हैं। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर यानी जी 50 है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान यानी आई जी यानी कम जो होता है वो आई जी होता है, आई का मान अधिक होता है, आई जी का मान कम होता है। तो देखिए 0.05 एम्पियर है, इसे हमारा 5 एम्पियर परास के अमीटर ये हमारा आई है में बदलने के लिए कितनी लंबाई की तार की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो तार का प्रतिच्छेद क्षेत्रफल यानी ए 2.7 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो हमारा 5 × 10⁻7 ओम और मीटर है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा
जो हमारा है ये हमारा इसमें चल कुंडली गैलोमीटर की धारा सूर्यता से आपका धारा सूर्यता प्रति विक्षेप वाला है, ठीक है, प्रति विक्षेप। तो हम सेट नंबर 4 खंड 100 का क देख लीजिए, आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। तो जी का मान दिया कैपिटल जी एन गैलोमीटर, आई जी विक्षेप दिया है 0.05 एम्पियर और आई दिया 5 एम्पियर और एल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। उसमें हमें एल का मान यानी तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ए बराबर 2.7 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर दिया है, रो भी दिया है, ठीक है। तो चूंकि प्रतिरोध का सूत्र होता है शंट के लिए, देखिए शंट का प्रतिरोध एस बराबर आई जी यानी विक्षेप वाला, विक्षेप पूर्ण स्केल विक्षेप जो करता है, जो विक्षेप धारा उसमें करती है। आप लोग जब मीटर से तो या विभवमापी किए होंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, गैलोमीटर या विभवमापी हम क्या करते हैं, उसमें विभवमापी में भी उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आई जी इंटू जी और आई माइनस आई जी हमारा ये फार्मूला हो गया। तो आर प्रतिरोध आर बराबर रो बटे एल बटे ए होता है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से क्या करिए, दोनों प्रतिरोध ही है, ये शंट के लिए है, ये है वाय प्रतिरोध के लिए, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर एल का मान हम क्या करेंगे, इस प्रकार हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा एल का मान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एल बराबर आई जी जी गुड़े ए, हमारा ए इधर चला जाएगा और आई माइनस आई जी और रो। तो हम मानों को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए हम मानों को यहाँ पे जब पुट करेंगे 0.5 हमारा स्केल पे क्या करता है, विक्षेप करता है, और 50 हमारा दिया है गैलोनोमीटर का, 2.7 × 10⁻6 ये हमारा क्षेत्रफल है, ये हमारा 5 माइनस ये 5 हमारा आई का मान और आई जी का मान, और 5 × 10⁻7 ये हमारा रो का मात्रक है। इस प्रकार हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इस देखिए सॉल्व करने के बाद देखिए हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाइए इस, ठीक है, दशमलव यह हमारा 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 हो गया है, यहाँ पे 7 ये 7 ऊपर गया है, यहाँ दशमलव हटा है, यहाँ दशमलव देखिए दशमलव ये दशमलव ये हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हमारा दशमलव। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, तो 5 और 495 और ये 5 से 5 कट जाएगा, 2.7 × 10⁻6 और 10 से ऊपर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए दशमलव गायब करने के लिए देखिए हमारा दशमलव माइनस, तो दाएं साइड जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो हमारा 1350 बटे 495 जब इसको सॉल्व करेंगे तो एल का मान हमारा 2.73 मीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, पीएन सनी डायोड के अग्र अभिनत विन्यास की क्रिया समझाइए। अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज दिखाइए, ठीक है। तो हमारा अग्र अभिनत का है, ठीक है, डायोड अग्र अभिनत विन्यास की क्रिया समझाइए। तो हम क्या देखिए यहाँ पे सेट 3 में हम क्या किए हैं, इस क्वेश्चन को बताए हैं 346 व्यू में, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 का गौर आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अथवा में हम देखते हैं, हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में भी दिया है हमारा पीएन सनी डायोड के उत्क्रम अभिनत विन्यास की क्रिया समझाइए। उत्क्रम वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजक वोल्टता, हमने ये बताया हुआ है भंजक वोल्टता वाला भी, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से उसमें जाके आप लोग देखिएगा, हमने जर्मेनियम के लिए और एक वोल्टता के लिए जो 10 पे हमारा काटता है उसके लिए भी हमने बताया है, जाके अच्छी तरह से देख लीजिएगा। न आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम इसको आप लोग को अगले में करा देंगे, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे दिया है, बोहर के क्वांटम सिद्धांत के सिद्धांत की सहायता से दिखाइए कि nवीं कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि n लैम्डा के बराबर होती है। लैम्डा इलेक्ट्रॉन के दीर्घवृत्तीय तरंग दैर्ध्य देता है। हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 n बराबर 3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन तथा अवशोषण वर्णक्रम रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा है सिद्ध करना है 2πr/n लैम्डा, ये परिधि सिद्ध करना है। तो बोर की प्रथम कल्पना से हम लोग जानते हैं MVR/NH2π, चूँकि हम लोग जानते हैं कि वृत्तीय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, इसके H/2 के बराबर होते हैं। तो हमारा पहले परिकल्पना है बोर का, नील्स बोर का, ठीक है। तो 2πr देखिए हमारा जब 2π इधर ले आएंगे तो MV हमारा नीचे चला जाएगा, MV को इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो 2πr और NH MV। चूँकि हमारा देखिए n को इधर कर लीजिए और H/MV हो जाएगा, H/MV हो जाएगा। हमारा n जो है, ये जो हमारा n है और यहाँ पे हमारा n है, तो n को इधर कर लीजिए और h हमारा है तो H/MV। चूँकि हम जानते हैं लैम्डा इसको H/P होता है,
ठीक है। h/p होता है, चूँकि p बराबर और एम भी रख दें तो हमारा देखिए एम भी हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा 2πr/n लैम्डा, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव हो गया। तो ये पे आप लोग अच्छी तरह से, बहुत कम में है और अच्छा भी है और बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें हमारा 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो है हमारा N1 तथा N2 के लिए, तो हम एक पिछले पहले वाले सेट में करा चुके हैं। ठीक है, आप लोग उसे सेट 2 में अच्छी तरह से n=1 और n=4 के लिए हमने बताया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 1 के लिए कराए हैं और n=4 के लिए कराया, तो 3 के लिए आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें 8वां क्वेश्चन कह रहा है बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। 8 हमारा परमाणु क्रमांक, ये हमारा परमाणु भर का परमाणु द्रव्यमान इतना है और इतना। देखिए हम एक क्वेश्चन तो सॉल्व कराए हैं। ठीक है, देखिए सेट 1 का प्रश्न नंबर 5 का ख देखिएगा, अच्छी तरह से हम इसको सॉल्व कराए हैं। ठीक है, आप लोग जाके जरूर एक बार देखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, परावर्ती दूरदर्शी या किरण आरेख बनाइए। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 तथा इसके अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, यदि अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंत पे बन रहा है, तब दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। अनंत पे बन रहा है तो दिया है लैम्डा 600 एंगस्ट्रॉन, तो 6 × 10⁻7 हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य का प्रकाश c बराबर 3 × 10⁻14 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल देंगे, 3 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा हम आप लोग को 8वां वाला क्वेश्चन बोले हैं और इसको सॉल्व कराए हैं, सॉरी। प्रकाश के 8वां क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण के विवर्तन में विभेद कीजिए। एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन की घटना को गुणात्मक रूप से समझाइए। 600 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 3 × 10⁻4 सेंटीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर, यह हमारा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश यानी c चौड़ाई झिर्री से अवलंबित आपतित होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई यानी 2θ वाला हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम एकल भी वाला कराए थे, वो सेम वही वाला है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में विभेद, तो हम सेट देखिए यहाँ पे सेट 2 का प्रश्न नंबर 7 का 8वां देखिएगा, जो अच्छी तरह आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम उसमें व्यतिकरण तथा विवर्तन में विभेद कराए हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए 600 एंगस्ट्रॉम दिया है, ये हम समझाए ही हैं आप लोग। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2θ ज्ञात करना है। 2θ और λ/e होता है, 2 λ/e। तो चूँकि यहाँ पे c दिया तो c का मान रखेंगे। इस पर अगर हम c का मान रखेंगे तो हमारा देखिए 2 × 6 × 10⁻7 और 3 × 10⁻6 c का मान, 6 × 10⁻7 ये हमारा लैम्डा का मान। तो हमारा 4 × 10⁻7 और ये 6 ऊपर चला जाएगा, देखिए 6 तो प्लस में हो जाएगा, तो 0.4 रेडियन हो जाएगा। तो हमारा 2θ का मान ज्ञात हो गया, केंद्रीय कोणीय उच्चिष्ट का चौड़ाई। ठीक है, 0.4 रेडियन। तब इसका 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन, परावर्ती दूरदर्शी किरण आरेख बनाइए। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी m5 है तथा इसके अभिदृश्यक नेत्रिका लेंसों के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है बन रहा है, तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी अनंत में बनता है, तो f0/fe होता है हमारा। ठीक है, तो हम सेट 2 में आप प्रश्न नंबर 7 को देखिएगा। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि हम लिख दे रहे हैं कि सेट 2 देखिए, सेट 3 देखिए, सेट जो भी देखिए, चूँकि देखिए जब हम पहले से पढ़ा दिए तो हमारा जल्दी से सेट हल हो जाएगा। इसमें ये भी हमारा हम लोग का फ़ायदा है। ठीक है, आप लोग पिछला देखेंगे जो नोट बनाए होंगे उससे आप लोग क्या कर दिएगा, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो एक परावर्ती दूरदर्शी का चित्र बनाना है, स्वयं चित्र बना सकते हैं। चित्र जितना बनाएंगे आप लोग को अच्छी तरह समझ आएगा। परावर्ती दूरदर्शी होता है, ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी जिसमें अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से जाके देख लीजिएगा। बुक में भी है, आप लोग बुक का भी देख सकते हैं, बुक का भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, बुक में भी अच्छी तरह से दिया है। ठीक है, तो फार्मूला से m=f0/fe हमारा यहाँ पे हम देखिए दिया है। आवर्धन क्षमता 5, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर, अर्थात f0 + fe हमारा इसकी दूरी दिया है 36 सेंटीमीटर, जो कि सूत्र m = f0/fe।
तो हमारा दिया है इसका मान, m का मान दिया ही है, तो m का मान 5, F0 बटे Fe। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी F0 का मान ज्ञात कर लेंगे, तो 5 Fe ज्ञात हो गया। तो समीकरण 2 मान लेंगे, तो समीकरण 1 से 5 Fe, देखिए समीकरण 1 से हम समीकरण 1 हमारा देखिए यहाँ पे F0 प्लस Fe, तो हम F0 का मान क्या निकला है, वहाँ पे 5 Fe लग देते हैं, 6 Fe हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा Fe हो रहा 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब Fe का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो F0 का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, हमारा मान रखने पर देखिए F0 5 गुणे 6, 6 5 30 प्राप्त हो जाएगा। बहुत ईजिली ये क्वेश्चन है। ठीक है, और चित्र बनाए आपको 5-7 नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर मिल गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा 9 दिया है, कह रहा है C तथा 2C धारिता वाले दो समांतर क्रम प्लेट संधारित चित्रानुसार V विभवांतर वाली बैटरी से जोड़े गए। देखिए V विभवांतर है हमारा, C 2C क्या है, समांतर क्रम है। यदि बैटरी को हटा दें, C धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से K प्रावितांक पदार्थ भर दे, तब क्या होगा। ठीक है, तो हमारा पहला संयोजन की कुल धारिता ज्ञात करना है, दूसरा संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर ज्ञात करना है, और संयोजन में कुल संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। दिया है C बराबर 2C समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, मान लीजिए C है, तो C बराबर C प्लस 2C, यानी C देखिए हमारा, तो हम जानते हैं ना C हमारा C बराबर क्या होता है समांतर क्रम में, C1 प्लस C2। ठीक है, C1 प्लस C2, जितना हमारा जुड़ा रहेगा समांतर क्रम में उतना हम लोग जोड़ते चले जाते हैं। तो हमारा देखिए C डैश मान है, तो देखिए हमारा C दिया है 2C दिया, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3C, C डैश बराबर कितना प्राप्त हो गया है 3C। चूँकि आवेश बराबर, तो आवेश हमारा क्या होता है Q बराबर C डैश भी, Q बराबर C भी होता है, तो C डैश यहाँ पर डैश माने है, तो डैश कर लीजिए, डैश का मान रख लीजिए यहाँ पे Q बराबर 3CB। तो समीकरण 1 मान लीजिए। अब परावैद्युत पदार्थ के भर दिया जाए, तो के भरने पर संयोजन की कुल धारिता C डबल डैश मान लीजिए, तो K C प्लस 2C, तो C डबल डैश बराबर K और C, तो के हमारा भरने पे देखिए हमारा C कॉमन ले लीजिए, तो K प्लस 2 ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। और दूसरा उसमें हमारा कह रहा है संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर, तो Q बराबर C भी होता है, तो V बराबर Q बटा C हो जाएगा। विभवांतर ज्ञात करना है, तो इसको V डैश मान लीजिए बराबर Q C डैश, तो यहाँ पर C डैश हम ज्ञात किए हैं, देखिए यहाँ पर C डैश का मान रख लीजिए, तो C डैश का मान रखने पर देखिए हमारा Q का मान, तो यहाँ पर Q का मान 3CB, यहाँ देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 देखिए Q बराबर 3CB, और यहाँ पे हमारा CB हो गया, और यहाँ पे हमारा इसका मान C डबल डैश का मान C प्लस C कॉमन लिए हैं, और K प्लस 2, तो इस प्रकार फी डैश का हमारा 3V और K प्लस 2 मान ज्ञात हो गया। इस प्रकार हमारा अंतिम विभवांतर भी निकल गया। और हमारा तीसरा है संयोजन में कुल संचित ऊर्जा, यानी संचित ऊर्जा को देख लेते हैं। तो संचित ऊर्जा हमारा हो जाएगा, देखिए हमारा संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा U बराबर 1/2CV स्क्वायर होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, धारिता की संचित ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा के माध्यम से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि हमारा C डबल डैश और V डैश निकाले हैं, तो इसका मान CB और यहाँ पे स्क्वायर, तो 1/2C, और यहाँ पे C डबल डैश का मान C प्लस K प्लस 2 है, तो इसका मान, और CB हमारा V डैश का मान हम ज्ञात किए हैं। ठीक है, तो CB बटा K प्लस 2 का होल वर्ग, तो हम क्या करेंगे होल वर्ग इसका करेंगे, देखिए 9V स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा देखिए 9V स्क्वायर होने पे हमारा देखिए K प्लस 2, और यहाँ पे K प्लस 2 और K प्लस 2, तो एक K प्लस 2 से K प्लस 2 कट जाएगा, तो 9/2 CB स्क्वायर K प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से एकदम बढ़िया तरीके से एकदम लल्लन टॉप आप लोग को समझाए हैं, तो अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एकदम अच्छे तरीके से मौज से आप लोग एकदम अच्छी तरीके से तैयारी करिए, एकदम मस्त से, टाइम भी नहीं है, अच्छी तरह से एकदम कि जो भी क्या हो याद हो जाए। ठीक है, आप लोग ये वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या कर लीजिए, इसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह आप लोग प्रैक्टिस करिए, 1 से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार, जितना प्रैक्टिस आप करिए, प्रैक्टिस से ही आप लोग क्या करेंगे एग्जाम में फोड़ देंगे। देखिए प्रैक्टिस ही बेस्ट होता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस ही मोस्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अथवा में वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। देखिए हम वैद्युत फ्लक्स ये भी हम बताएं, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय के लिए वैद्युत फ्लक्स होता है E इंटू फाई E बराबर E इंटू ए, ये वैद्युत फ्लक्स है, फाई E लग जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र से फाई B लग जाता है, तो फाई E बराबर E इंटू ए होता है। ठीक है, यानी
चुंबकीय कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन की वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, या किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इस प्रकार हम क्या करते हैं, फार्मूला से एकदम इजीली तरीके से क्या करते हैं, इसके परिभाषा को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। और उसका मात्रक बताइए। गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित किए। ये भी हम बताएं, देखिए 5 नंबर में दिया है, ये भी हम सेट में हल कराए हैं। तो सेट 3 में देखिए, सेट 3 में प्रश्न 3 का घ देखिए, जिससे आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो मात्रक वहाँ पे पता नहीं हम बताए हैं या नहीं, तो यहाँ पे हम मात्रक लिख दिए हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये हमारा मात्रक होता है। और गॉस के नियम की सहायता से स्थापित करना चाहिए। सेट 2 में 346 FT में प्रश्न नंबर 6 को देखिए, जो अच्छी तरह से हम खोल के कारण 3 स्थितियों में निकाला जाता है, आंतरिक पे, पृष्ठ पे और वाय बिंदु पे। तो आंतरिक पे तो हमारा शून्य हो जाता है, जीरो, वहाँ पे क्या होता है, आवेश नहीं होता तो शून्य हो जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी बिंदु आवेशकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, वो वाला दूसरा ज्ञात हो जाता है। और एक हमारा वहाँ पे एक और हम आर एक हो जाता है, वहाँ पे हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप लोग अच्छे तरीके से अनसॉल्व फिजिक्स केमिस्ट्री का करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए और अच्छी तरीके से आप लोग अपना तैयारी कीजिए। यहाँ पे हमारा देखिए केमिस्ट्री का हमारा 7 सेट, जो केमिस्ट्री हमारा होता है, केमिस्ट्री से सबसे हार्ड होता है बोला जाता है। बच्चे करने केमिस्ट्री आने नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, जो प्रैक्टिस करेंगे तो केमिस्ट्री के लिए देखिए, केमिस्ट्री के लिए जो हम केमिस्ट्री है, हमारा केमिस्ट्री के 7 सेट डल चुके हैं। ठीक है, जो केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री जो है हमारा 7 सेट हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो आप लोग जाके अच्छे तरीके से, अभी नहीं एक भी सेट नहीं देखे तो उसको जाके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो अनसॉल्व देखिए, अनसॉल्व से ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस होता है हमारे यूपी बोर्ड में। कहीं देखिए किसी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि यूपी बोर्ड के बच्चे यूपी बोर्ड ही देखेंगे, राजस्थान, यूपी, झारखंड, कोई वाले बोर्ड भी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन ये नहीं है कि यहीं से आएगा, वहाँ का यहाँ आ सकता है, यहाँ का वहाँ जा सकता है। ठीक है, तो आई होप पे आप लोग को अच्छी तरह से फिजिक्स से समझ में आ गया होगा। तो यदि आ गया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि आपका दोस्त को भी जो भी हो वो भी आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर सके, या वो भी देखिए इधर उधर भटक रहा होगा। तो आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर गेन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ और नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर और अपने तैयारी को अच्छी तरह से बनाए रखिए। ठीक है।